हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का इकोनॉमिक्स का रिवीजन लेक्चर, जिसमें मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। ये आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं आपको सारे आंसर्स कवर करवाऊंगी और साथ ही में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 8 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, सो मैंने आपके सामने आपके बोर्ड्स के जो महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 2, आप ये बुक भी रेफर करोगे आपके लिए काफ़ी है। एंड मैं इसमें आपको पूरा स्टार्ट से कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है वहां से लेके सारे फीचर्स, लॉ, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले तो कॉन्सेप्ट का नाम है यूटिलिटी। आखिर ये यूटिलिटी होता क्या है? तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब कैसे? मान लेते हैं आपने एक मूवी का ट्रेलर देखा। ओके, जैसे लेट से अभी भूल भुलैया 3 आ रही है तो आपने लेट से भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखा। ओके, ट्रेलर देख के आपके मन में आया कि अरे यार ये मूवी तो बहुत अच्छी होने वाली है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये एक थॉट आ गया कि ये मूवी के टिकट्स बुक करते, मूवी देखने जाएंगे, हमारा वांट क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यूटिलिटी का मतलब ये होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब आपको लगता है कि किसी कमोडिटी में इतना पावर है कि आपका वांट क्या हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दिया, तो एसी में इतना पावर था कि आपके वांट एसी से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, सो दिस इज यूटिलिटी। इसके लिए ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बिकॉज हर पर्सन के वांट्स अलग होते हैं। ओके, जैसे ठंडी का मौसम है तो हमें स्वेटर, ओके, ये सब चीज़ों का यूज़ होता है, तो हम उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि स्वेटर में इतना पावर है कि हमारा स्वेटर से क्या हो रहा है, वांट सेटिस्फाई हो सकता है। सो आपको इसमें सबसे पहले मीनिंग याद रखना है यूटिलिटी का। सो व्हाट इज यूटिलिटी? वांट satisfying power of a commodity is called utility। जब किसी भी commodity में इतना power है कि वो आपके want को satisfy कर सकता है, जैसे कि आज का हमारा ये लाइव वीडियो इकोनॉमिक्स का, इस वीडियो में क्या है, यूटिलिटी है, बिकॉज इससे आपके want क्या होंगे, satisfy होंगे, आपके concepts क्या होंगे, बोर्ड्स के लिए क्लियर होंगे। ओके, सो ये मतलब होता है यूटिलिटी का। ठीक है, सो आज हम करेंगे आज का पहला आंसर जो आपके 4 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में आ सकता है, दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, बहुत ही सिंपल आंसर है। आपको पहले तो ये आंसर्स लिखना कैसे है, पहले आपको मीनिंग लिखना है कि व्हाट इज यूटिलिटी, एंड देन आपको फॉलोइंग आर द फीचर से आंसर की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला आंसर जो आपके 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। हाथ में आपके पास बुक और आपका पेन या पेंसिल होना चाहिए ताकि आप मार्किंग कर सको कि कितने मार्क के लिए ये सारे आंसर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला आंसर। ठीक है, सो आज आप देख सकते हो इधर पहला आंसर है स्क्रीन पे, दैट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, फीचर्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अभी पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं यूटिलिटी के। ओके, यस, सो सबसे पहला फीचर है आर। आर से है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्या है आर से? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है? ओके, सो सी, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसमें यूटिलिटी जो होती है ना वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस बदलती रहती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ठंडी का मौसम है,
आप मुंबई में हो तो मुंबई में आपको इतना ज़्यादा स्वेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट उसी जगह पे आप कहीं नॉर्थ साइड चले जाओ या राजस्थान चले जाओ, वहाँ पे आपको इतना ठंडी लगेगा कि वहाँ पे आपको स्वेटर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बदलती रहती है। इसमें हम पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम इसमें प्लेस टू प्लेस और टाइम की टाइम बात कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल रेनी सीजन आया तो रेनी सीजन में हमें क्या जरूरत पड़ेगा, अम्ब्रेला का, लेकिन उसी जगह पे विंटर सीजन में हमें अम्ब्रेला की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी को बोलते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कोविड का टाइम आया था जब सबको मास्क की जरूरत थी, तो उस टाइम पे मास्क का क्या था, यूटिलिटी था, बट आज कोई भी इतना मास्क यूज नहीं करता है। सो टाइम टू टाइम अपना जो वांट होता है, यूटिलिटी होता है किसी चीज को लेके, वो क्या होता है, बदलता रहता है। तो आप अपने पेंसिल से इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेट करता है, टाइम एंड प्लेस से। हमेशा याद रखना, कभी भी आप कोई इकोनॉमिक्स का आंसर लिखते हो तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप एक एग्जाम्पल भी डाल दोगे ना अपने ओन वर्ड्स में, तो भी आपको एकदम अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट में कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे रेनी सीजन का एग्जाम्पल डाल सकते हो, समर सीजन का एग्जाम्पल डाल सकते हो, मुंबई कश्मीर का एग्जाम्पल डाल सकते हो। सो क्या याद रखना है इसमें, रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, बदलती रहती है। सो दिस इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप आपको यहां तक समझा होगा। ये है हमारा पहला फीचर। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड फीचर्स पे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपका पहले चैप्टर नंबर 2 इसके लिए स्टार्ट किया है बिकॉज चैप्टर नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ग्राफ है। ओके, जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड 3 हो जाएगा उसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 1 भी करवाऊंगी। तो जैसे मैं आपको सीक्वेंस में करवा रही हूँ आप वैसे वैसे पढ़ते रहिए, तो आपको उसके हिसाब से ही पढ़ना है। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट फीचर हो गया, अभी साथ में याद कर लीजिए। ओके, सबसे पहला फीचर क्या आएगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। टाइम एंड प्लेस के हिसाब से जो वांट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द सेकंड फीचर्स। सेकंड फीचर है कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेकंड पॉइंट है कि यूटिलिटी को क्या होता है, सब्जेक्टिव है। अब ये सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन लोगों की यूटिलिटी क्या होती है, अलग अलग रहती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन को चिकन में और फिश में क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। लेकिन उसी की जगह पे किसी वेजिटेरियन के सामने आप नॉनवेज रख दो तो वो उसको टच भी नहीं करेगा, बिकॉज उसको वो नॉनवेज में नहीं लग रहा है कि उसका वांट पूरा होगा। समझ में आ रहा है। तो पर्सन टू पर्सन लोगों के वांट्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है कि किसी को स्वीट खाना पसंद है, किसी को स्पाइसी खाना पसंद है। ओके, तो उसके हिसाब से लोगों की अलग अलग क्या होती है, यूटिलिटी होती है। ओके, तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। परफेक्ट। ओके, रिलेटिव कॉन्सेप्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, एंड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वाला, या स्पाइसी फूड एंड स्वीट फूड्स का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर नंबर 3 है एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक नाइफ का। ओके, नाइफ ले लेते हैं। घर पे नाइफ किसके लिए यूज होता है, घर पे अपने जो भी घर पे जो भी मेंबर है या अपनी मदर है वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें हम नाइफ को यूज करते हैं। ओके, और नाइफ एक और जन भी यूज करता है। कौन, एक मर्डरर। ओके, जो मर्डर करता है वो भी नाइफ यूज करता है। तो क्या वो मर्डरर ये देख रहा है कि ये गुड वांट है या बैड वांट है, ओके या जो भी खाना बना रहे क्या वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि ये गुड वांट है कि बैड वांट है, नहीं, ये एकदम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम इस चीज पे फोकस नहीं करते कि वांट अपना गुड है या बैड है, मुझे वो चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं वो चीज कर रही हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल गन।
ओके, गन एक सोल्जर के पास भी होता है, पुलिस ऑफिसर के पास भी होता है, गन एक टेररिस्ट के पास भी होता है, करेक्ट। दोनों के पास गन होता है, दोनों अपने वांट को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन क्या इसमें टेररिस्ट ये सोचता है कि ये तो बैड वांट है, हम गलत कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनको उस चीज से क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसके लिए यूटिलिटी को हम बोलते हैं कि इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि गुड वांट है या बैड वांट है, हम सिर्फ अपने वांट सेटिस्फैक्शन पे फोकस करते हैं। ओके, तो अभी तक हमारे 3 फीचर्स हो गए हैं। सबसे पहले है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ओके, सेकेंड आता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एग्जाम्पल से याद रखना, पर्सन टू पर्सन में वेज और नॉन वेज का एग्जाम्पल याद रखो। न्यूट्रल वाले पॉइंट में आप बंदूक का एग्जाम्पल याद रख सकते हो या गन का नाइफ का एग्जाम्पल याद रख सकते हो। ठीक है, सो हमारे 3 फीचर्स हो गए हैं। आई होप यहां तक आपको समझ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस का मतलब होता है कि जब मैं वो चीज कंज्यूम कर रही हूं तो उससे मेरा हेल्थ, मतलब वो मेरे लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन यूटिलिटी ये चीज पे फोकस नहीं करता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल किसी को अल्कोहल का बहुत ज्यादा एडिक्शन है या कोई चेन स्मोकर है, तो क्या वो ये देखेगा कि अल्कोहल पी के अल्कोहल उसके लिए यूजफुल है या नहीं है? नहीं, वो क्या देखेगा कि उस चीज से, चाहे वो उसके लिए यूजफुल ना हो, चाहे उससे उसकी हेल्थ खराब हो, फिर भी वो उस अल्कोहल को कंज्यूम करेगा या सिगरेट स्मोकिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज में क्या मिल रही है? यूटिलिटी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो चीज में हम लोगों को लग रहा है कि वो चीज में हम लोगों को मिल रहा है यूटिलिटी, उसी वो चीज हमारे लिए यूजफुल हो, जरूरी नहीं है। कोई चीज हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, बट वो चीज से हम लोगों को लगता है कि ये चीज से हमारा वांट क्या हो सकता है? सेटिस्फाई हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ओके, इसमें आप अल्कोहल, सिगरेट, ये सब का एग्जाम्पल डाल सकते हो। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 4 पॉइंट्स हो गए। ओके, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट एंड डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए एंड ओके ओके करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। नाउ व्हाट इज प्लेजर? प्लेजर का मतलब होता है जब आपको कोई चीज करके बहुत खुशी मिलती है। ओके, अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मुझे किसी चीज में यूटिलिटी मिल रही है तो मुझे तो प्लेजर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। देखो कितने बार क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अभी मौसम ऐसा है कि सबकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो हम डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। तो क्या मेडिसिन लेके आपको खुशी मिलती है? ऑब्वियसली नहीं। इंजेक्शन खा के, मेडिसिन लेके हमें प्लेजर नहीं मिल रहा है, बस हमारा वांट सेटिस्फाई हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम मेडिसिन ले लेंगे, हम इंजेक्शन ले लेंगे, हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। लेकिन वो मेडिसिन लेके, वो इंजेक्शन लेके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है, आपको कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, वो एक कड़वा टेस्ट और वैसा ही आएगा आपको। लेकिन आपको एट दी एंड 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपका वांट क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ, आप ठीक हो गए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जिसमें आपको यूटिलिटी मिल रही हो वो आपको प्लेजर दे। ओके, आपका वांट सेटिस्फाई हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि उससे आपको खुशी मिले या प्लेजर मिले। ओके, हर एक चीज से प्लेजर मिलना ये जरूरी नहीं है, बट वो चीज से आपको क्या मिल सकता है? यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? जैसे कभी कभी आपके घर पे आपकी मम्मी आपके लिए करेले का सब्जी बना देती है, सो बहुत लोगों को करेले का सब्जी नहीं अच्छा लगता है, फिर भी आप हेल्दी वे में खा लेते हो, तो आपको वो चीज में प्लेजर नहीं मिल रहा है, बट आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। सो दैट इज यूटिलिटी, कि आपको वांट सेटिस्फाई हो रहा है बट आपको प्लेजर नहीं मिल रहा है वो चीज करने को। क्लियर है? ओके, तो ये हो गए हमारे 5 कॉन्सेप्ट, 5 फीचर्स। ऐसे तो ये आंसर आपके 4 मार्क के लिए ही आएगा, तो आपको 5 पॉइंट्स भी लिखोगे चलेगा। मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 to 6 पॉइंट्स ही पढ़ना है।
ओके अगर आप 5 to 6 पॉइंट्स में पढ़ते हो विद एक्सप्लेनेशन, दैट इज इनफ फॉर दिस आंसर। ओके लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन सारे पॉइंट्स करूंगी, उसमें से फिर आपको जो पॉइंट्स इजी लगेगा आप वो पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। ओके सो अभी तक हमारे 5 फीचर्स हो गए हैं एंड आई होप यहाँ तक आपको सारे फीचर्स के पॉइंट्स अभी तक समझे होंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ओके अब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, अभी तक तो मैं आपको बोल रही थी कि आपके वांट सेटिस्फाई होंगे, ऐसा नहीं होता है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आपने अभी तक वो काम किया नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग वो काम करेंगे, नो यू कांट स्किप दिस आंसर, ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये आंसर को स्किप नहीं कर सकते, आपको ये आंसर पूरा पढ़ना होगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए मैंने चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट किया है। ओके सो वापस ये पॉइंट पे आते हैं। देखो कैसा होता है ना कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं ये चीज करूंगी या मैं ये चीज करूंगा तो मेरा वांट सेटिस्फाई हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वांट सेटिस्फाई होगा ही। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था मूवी का, आपने मूवी ट्रेलर देखा, आपको लगा मूवी बहुत अच्छी होगी, आपने मूवी के टिकट्स बुक कर लिया, आप मूवी देखने चले गए। ओके आपने पूरी मूवी देख ली, उसके बाद आपको लग रहा है यार क्या बकवास मूवी थी, पैसे वसूली नहीं है, पैसे वेस्ट हो गए, तो वो टाइम पे हम क्या बोलेंगे, ट्रेलर देख के तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये मूवी बहुत अच्छी होगी, मतलब वो मूवी से आपको ट्रेलर से मिल रहा था यूटिलिटी, लेकिन जैसे ही आपने वो मूवी देखा उसके बाद आपको क्या लगा, यार वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये मतलब कुछ अच्छी मूवी नहीं थी। इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि जरूरी नहीं है हर वो चीज आप करो जिसमें आपको यूटिलिटी मिले, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा हो। ओके कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, आपने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, उस टाइम पे आपके मन में आया कि ये ऑर्डर करेंगे तो अच्छा आएगा। ओके ऑर्डर करने के बाद जब आप खाने लगे तो आपको वो बिल्कुल टेस्ट में अच्छा ही नहीं लगा, तो वो टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि उस चीज से मुझे लगा था कि मेरा वांट सेटिस्फाई होगा बट हुआ नहीं। okay that's why utility differs from satisfaction। okay yes satisfaction is the end process। ठीक है सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया गया है, मतलब हमने अपने वांट्स को नंबर दिया है। अब वो नंबर कैसे दिया जाता है वो मैं आपको आगे जब लॉ सिखाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इन रियल लाइफ आप अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, या आपके वांट सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए। ओके उसको मेजर करना, आप अपने सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग कैसे दोगे कि आपने एक एप्पल खाया आपको 10 का मिला यूटिलिटी, आपने 2 एप्पल खाया आपको 11 का मिला, आप ऐसे नंबर्स नहीं दे सकते हो। ये एक हाइपोथेटिकल है कि अपने सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग करना, इसके लिए यहाँ पे ये फीचर दिया है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सब कुछ एकदम थियोरेटिकल और सब कुछ साइकोलॉजिकल, जहाँ पे हम अपने दिमाग से ये सब चीजें सोचते हैं और फील करते हैं, है ना, कि ये चीज अच्छा लग रहा है या ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। ओके यस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। आप एक टाइम पे आपके कितने कितने चीजों में आपको देखो मिलता है, एक ही चीज में आप अपने कितने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पस। बेस्ट एग्जांपल है मनी, है ना, पैसे आपके लिए मल्टीपर्पस है ना, आप पैसों से शॉपिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, है ना, बहुत कुछ कर सकते हो। तो मनी में आपको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी प्लस वो मल्टीपर्पस है। सेकेंड मल्टीपर्पस में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितनी सारी जगह पे यूज होता है, पानी, फिर मिल्क, ये सारी चीजों में आपको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी, और ये सब आपके लिए क्या है, मल्टीपर्पस है। बहुत सारे चीजों में आप इस चीज को यूज कर सकते हो, इट इज मल्टीपर्पस। ओके एंड लास्ट पॉइंट है कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन, सेकेंड लास्ट पॉइंट है,
यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जो आपकी यूटिलिटी होती है ना वो डिपेंड करती है कि वो वांट आपके लिए कितना इंटेंस है। इंटेंस का मतलब होता है कितना जरूरी है। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे आने वाला है, तो अभी फिलहाल के लिए आपका इंटेंसिटी क्या होगा कि मुझे पैसे चाहिए, शॉपिंग करना है, फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, तो उस टाइम पे आपका वांट क्या होगा, काफी इंटेंस होगा। ओके, या फिर आपको नया फोन खरीदना है, नया बाइक खरीदना है, तो आप जब कोई भी चीज में आपको जब यूटिलिटी मिल रही है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो वांट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। जैसे बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं 2 महीने बाद, तो अब आपके लिए ये वीडियोस देखना, पढ़ाई करना, ये आपके लिए अभी काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है, सीरियस हो चुका है ना। तो उस हिसाब से आपको क्या मिलती है, यूटिलिटी। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। जब आपको किसी चीज में यूटिलिटी मिलता है, ऑटोमेटिकली आप वो चीज का डिमांड करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेकअप किट, है ना। अब बॉयज लोगों को मेकअप किट इतना जरूरी नहीं होता है, जो भी मेल्स होते हैं। मेजरली मेकअप किट किसके लिए होता है, फीमेल्स मेजरली प्रेफर करती है, ठीक है। तो मेकअप किट में किसको मिलेगी यूटिलिटी, फीमेल्स को एज कंपेयर टू मेल्स। तो मेल्स मेकअप किट को डिमांड ही नहीं करेंगे इतना जितना फीमेल्स करेंगे। ओके, उसी जगह पे बाइक ले लेते हैं। जो बाइक होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल मेल्स के लिए होता है, सो मेल्स ज्यादा बाइक के लिए क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। इसके लिए जो यूटिलिटी होता है उसी से हम चीजों की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अगर मुझे वो चीज में यूटिलिटी मिल ही नहीं रहा है तो मैं वो चीज को डिमांड भी नहीं करूंगी। जैसे अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए नॉनवेज का कितना भी शॉप्स खुल जाए, उसके लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो चीज का डिमांड ही नहीं करेगा। ओके, सो ये है सारे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। अगर आपको ये आंसर अच्छे से समझा है तो जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए और लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा पहला आंसर खत्म होता है 4 मार्क्स का, जो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने पहले सीखा कि व्हाट इज यूटिलिटी। इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ओके, इट इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ओके, फिर हमने सीखे फीचर्स। तो फीचर्स में क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में आपको क्या याद रखना है, इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, और आपको एग्जाम्पल्स भी देना है साथ में। ओके, नेक्स्ट हमने सीखा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन क्या होता है, यूटिलिटी डिफर करता है, जिसमें मैंने आपको वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन का एग्जाम्पल दिया। तीसरा हमने फीचर्स क्या सीखा, एथिकली न्यूट्रल, जिसमें आप बंदूक का एग्जाम्पल या नाइफ का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, जिसमें मैंने आपको अल्कोहल और सिगरेट का एग्जाम्पल दिया था। फिर इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, जिसमें आप मेडिसिन का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो हर एक पॉइंट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप वो एग्जाम्पल को अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब भी आप ये आंसर को पढ़ने बैठोगे तो एग्जाम्पल के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो आप साथ में सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पहला आंसर, जिसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आंसर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। चैप्टर नंबर 1 मैं आपको 2 and 3 के बाद करवाऊंगी। पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करवा रही हूँ, फिर 3 करवाऊंगी, बिकॉज ये दोनों चैप्टर्स में आपको लॉ है एंड डायग्राम्स है। ये कराने के बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हम करेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन, जो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। काफी इजी आंसर है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये वाला आपको 4 मार्क के आंसर में आ सकता है, ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आ सकता है। तो मार्क कर लेना, टाइप्स में से आपको कोई भी 2 टाइप्स का ये लोग डिस्टिंग्विश एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे टाइम और प्लेस का डिस्टिंग्विश आ सकता है, या फॉर्म
प्लेस का डिस्टिंग्विश आ सकता है, तो कोई भी दो का आपको डिस्टिंग्विश आ सकता है। ठीक है, यस मैं आपको सारे चैप्टर्स करवाऊंगी जितने भी है, साथ में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंस भी दूंगी कि क्या क्या कितना कितना पढ़ना है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं विद आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है यूटिलिटी वो है फॉर्म यूटिलिटी। क्या है? फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज का, ओके, जब आप किसी चीज का क्या करते हो, उसका शेप, साइज, कलर चेंज करके फिर वो चीज की जो यूटिलिटी है वो जब बढ़ जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल टमाटोज है, ओके, टमाटोज का मैंने शेप, साइज, कलर चेंज करके टमाटो केचप बना दिया, और जैसे ही उसका केचप बन गया तो मार्केट में वो चीज की क्या हो गई? यूटिलिटी। ओके, सो व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? जब आप किसी रॉ मटेरियल के फॉर्म को ही चेंज कर देते हो और एक नया प्रोडक्ट बना देते हो। जैसे एप्पल से एप्पी जूस बना दिया जाएगा, पटैटो से पटैटो चिप्स। तो उस टाइम पे जब आप किसी भी चीज का शेप, साइज, कलर चेंज करते हो, आप उसके फॉर्म को चेंज करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज का क्या बढ़ जाता है? यूटिलिटी बढ़ जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज, या फर्नीचर का एग्जाम्पल भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे टॉयज का एग्जाम्पल दिया आपके बुक में कि टॉयज मेड ऑफ क्ले। ठीक है, फर्नीचर फ्रॉम वुड। जब ये चीज का आपने फॉर्म, साइज, शेप चेंज किया, एक नया चीज बनाया, तो ऑटोमेटिकली वो चीज से क्या बढ़ गई? यूटिलिटी बढ़ गई। ओके, सो ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ओके, सेकेंड टाइप पे आते हैं। सेकेंड टाइप है स्टूडेंट्स प्लेस। क्या है? प्लेस यूटिलिटी। अब ये प्लेस क्या होता है? जब आप किसी भी प्रोडक्ट का प्लेस को चेंज करते हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल सबसे ज्यादा कश्मीर में ग्रो होता है और फिर बाद में वो अलग अलग प्लेसेस पे क्या होता है? जाता है। अब अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग स्टेट्स में किसके वजह से जा पा रहा है? यस, जल्दी से आंसर दीजिए कि किस रीजन से आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली गुड्स को कर सकते हो ट्रांसफर। जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर है ट्रांसपोर्टेशन। जब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है तो कोई भी प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी भी जगह पे प्रॉपर नहीं है तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी कभी बढ़ेगी ही नहीं। ओके, ये आंसर आपको 4 मार्क के लिए पढ़ना है। ठीक है, ये सारे आंसर्स आपके 4 मार्क्स के लिए ही है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो याद रखना प्लेस की जो यूटिलिटी होती है वो कब बढ़ती है? जब हमारे इधर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होता है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी, प्रॉपर व्हीकल है, जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली उस गुड्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। फर्स्ट हमने क्या सीखा? फॉर्म। सेकेंड हमने क्या सीखा? प्लेस। ठीक है, थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड होता है सर्विस। सर्विस जो आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर भी माना जाता है। जब किसी चीज की आपको सर्विस मिलती है, ऑटोमेटिकली उस चीज का जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे तबीयत खराब हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपको कुछ पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप क्लासेस जा रहे हो। ओके, लॉयर, ठीक है, बैंकिंग, ये सारे चीजें, ये सारे जितने भी है ये आपको क्या कर रहे हैं? ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब किसी जगह पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज की जो यूटिलिटी है वो क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। ओके, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल। यस, परफेक्ट। ठीक है, कोई भी सर्विस चाहे वो प्रोफेशनल प्रोवाइड करे या कोई भी जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर पा रहा है वो सर्विस को प्रोवाइड करके। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज से आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। ओके,
यस, 4 मार्क के लिए अगर ये आंसर है तो आपको 5 टाइप्स तो लिखना ही पड़ेगा। हमेशा याद रखना, आप कोई भी आंसर लिखते हो और अगर आपका वो मार्क्स 4 मार्क का है तो हमेशा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने का। 5 मार्क का आंसर है तो 6 पॉइंट्स लिखने का। 8 मार्क का आंसर है तो 9 to 10 पॉइंट्स लिखने का। और अगर आप लॉ लिख रहे हो तो लॉ तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉर्म हो गया, प्लेस हो गया, सर्विस हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? यस, जल्दी से आंसर कीजिए। नेक्स्ट टाइप्स क्या सीखने वाले हैं हम लोग? यस, नेक्स्ट टाइप आएगा अपना, यस, परफेक्ट, नॉलेज यूटिलिटी। ओके, जब आपको किसी चीज का नॉलेज हो जाता है ऑटोमेटिकली वो चीज का, यस, विद एग्जाम्पल, जब आपको किसी चीज का नॉलेज हो जाता है तब ऑटोमेटिकली उस चीज पे आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ने लगती है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया फोन लिया, ओके, लेट्स से आपने आईफोन लिया। जैसे ही आपको आईफोन यूज करने का नॉलेज आ गया, ठीक है, आपने फोन लिया तो ऑटोमेटिकली वो फोन को लेके आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने 4 व्हीलर ड्राइविंग सीखा, आपने 2 व्हीलर ड्राइविंग सीख लिया। जैसे ही आपको वो चीज का नॉलेज आ गया, आपने तुरंत 4 व्हीलर खरीद लिया या 2 व्हीलर खरीद लिया। तो वो क्यों खरीदा? क्योंकि आपको वो चीज का क्या मिल गई थी? आपको नॉलेज हो गया था, आपको वो चीज आ गई थी कि कैसे यूज करना है। तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो चीज को लेके आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। ओके, ठीक है। सो आई जैसे कंप्यूटर, यस, परफेक्ट, जब किसी को लैपटॉप यूज करना आ जाता है, कंप्यूटर यूज करना आ जाता है, आजकल स्मार्ट वॉच आ गए हैं तो स्मार्ट वॉच यूज करना आ जाता है, ऑनलाइन में जो पीपीटीज ये सब होते हैं वो यूज करना आ जाता है। तो जब कोई चीज का आपको नॉलेज आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज को लेके आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो यूटिलिटी है वो है पोजेशन। नाउ व्हाट इज पोजेशन? पोजेशन आखिर होता क्या है? यस, एनीवन जिसको पता है कि पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है जब वो चीज आपके हाथ में है ना, जब वो चीज आपके हाथ में। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है। इमेजिन कीजिए कि आपका बर्थडे आ रहा है, ओके, और समझो आज ही आपका बर्थडे है, ठीक है। आपके सारे फ्रेंड्स ग्रुप ने सोचा कि आपके लिए केक लाना है, ठीक है। वो लोग केक शॉप में गए और उन लोगों ने केक ऑर्डर किया। तो पहले वो केक किसके पास था? केक शॉप वाले के पास। मतलब वो पोजेशन किसके पास था? केक शॉप वाले के पास, ठीक है। आपने पैसे दिए, आपने केक लिया। अब वो केक का पोजेशन किसके पास है? आपके पास है, ठीक है। तो जैसे जैसे पोजेशन ट्रांसफर होता जा रहा है वैसे वैसे उस चीज पे यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर वो केक आपके फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए। अब वो केक आपके पास आ गया तो आपके पास वो चीज का क्या आ गया? पोजेशन। तो ऑटोमेटिकली वो चीज केक को लेके आपकी क्या हो गई? यूटिलिटी मिल गई आपको। समझ में आ रहा है? पोजेशन का मतलब होता है जब वो चीज आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, जब वो चीज आपके पास है, ठीक है। अगर आपके पास वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो आपको वो चीज में यूटिलिटी कैसे मिलेगी? जब आपको पता है कि वो चीज आने ही नहीं वाला है तो आप ड्रीम वर्ल्ड में तो नहीं रहोगे ना, आपको रियल में वो चीज चाहिए। इसके लिए आप चीजों को डिमांड करोगे। ओके, पोजेशन यूटिलिटी। आई होप यहां तक आपको समझा होगा। ओके, यस। और लास्ट जो है वो है टाइम यूटिलिटी। टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है कि जब आपको पता रहता है कि क्या सही टाइम है वो चीज को यूज करना। जैसे आपको पता रहेगा कि हर साल ब्लड डोनेशन होता है ना। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे होते हैं, एनजीओज होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं जो ब्लड डोनेशन का ये कैंप चलाते हैं। अब उससे क्या होता है? ब्लड डोनेशन तो पूरे साल रेगुलरली हो रहा है, फिर वो लोग वो ब्लड को क्या करते हैं? एक कोल्ड स्टोरेज में, एक कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में, वेयर हाउस मतलब एक गोडाउन में जाके वो लोग स्टोर कर देते हैं। फिर स्टोर करने के बाद वो ब्लड का क्या होता है? जब किसी को जरूरत पड़ेगी तब जाके वो ब्लड क्या होगा? यूज होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। टाइम का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को बना रहे हो उस चीज को स्टोर करके रखे हो
और स्टोर कहाँ पे करोगे आप? यस, वेयर हाउस में आप उसको क्या करने वाले हो? स्टोर करने वाले हो। तो जैसे ही वो चीज को आप स्टोर करके रख रहे हो और जब वो चीज की जरूरत पड़ी तब जाके आपने क्या किया? उस चीज को यूज कर लिया। ओके? नो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? खत्म होता है। प्लेस का याद रखना, टाइम में याद रखना कि वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सो आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। आज हमारे 2 आंसर्स खत्म हुए हैं। सबसे पहले हमने सीखा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और सेकेंड हमने सीखा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब मैं बताती हूँ इस आंसर को आपको याद कैसे करना है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आंसर्स याद नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि कॉन्सेप्ट समझ में तो आता है बट कैसे उसको याद करना है वो नहीं आता। ओके, तो कभी भी आपको कोई आंसर याद करना है तो पहले तो आप उसके हेड पॉइंट्स जो है ना वो लर्न करो। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा मैम हेड पॉइंट्स ही याद नहीं होते। तो हेड पॉइंट्स याद करने का तरीका ये है ना कि आप अपने मर्जी से उस हेड पॉइंट का स्मार्ट कोड बनाओ। स्मार्ट कोड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइप्स है, ठीक है, 6 टाइप्स है। तो ये 6 टाइप्स का जो फर्स्ट लेटर है ना उसको लो। जैसे सबसे पहले हमने सीखा फॉर्म, तो फॉर्म का हो गया एफ, फिर प्लेस पी, फिर टाइम का टी, फिर पोजेशन सर्विस का एस। तो ऐसे करके आपने सबका क्या किया? एक स्मार्ट कोड बनाया और वो स्मार्ट कोड से आप फिर वो आंसर को क्या करो? स्टडी करो। स्मार्ट कोड आप खुद बनाओगे ना तो वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज आप जब खुद किसी चीज को क्रिएट करते हो तो आपको वो ज्यादा याद रहेगा। ओके, और अगर आपको कोई आंसर कॉन्स्टेंटली याद रखना है तो डेली बेसिस पे उस आंसर को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हमने फीचर्स पढ़ा, ठीक है, तो जैसे ही आज फीचर्स पढ़ लिया, नेक्स्ट डे वापस से सिर्फ 5 मिनट बुक खोलो और वो आंसर फटाफट फटाफट रिवाइज करो। फिर वापस नेक्स्ट डे, फिर वापस नेक्स्ट डे, ऐसे करके हर दिन आपके आंसर की कैपेसिटी को बढ़ाओ और रिवाइज करते रहो। अभी तक हमने सीखा था कि व्हाट इज यूटिलिटी, उसके फीचर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ओके, अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आंसर पे, जो है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। और वो रिलेशनशिप से ही फिर मैं आपको आज लॉ सिखाऊंगी। ओके, तो आज का हमारा यही सेशन होगा। स्मार्ट नोट्स आपको कोई भी लोकल शॉप में मिल जाएगा, जो भी बुक के शॉप्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उधर मिल जाता है। और अभी तो 2 महीने ही है बोर्ड्स के, तो अभी तो अवेलेबल होंगे ही होंगे। आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट बुक होता है वो पढ़ने के लिए। डाइजेस्ट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मैं यही रेफर करती हूँ कि डाइजेस्ट को थोड़ा सा नो स्मार्ट नोट्स ज्यादा बेस्ट होता है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सो हमने फीचर्स हो गया, हमारा टाइप्स हो गया। अब हम आगे सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ओके, अब आप इसमें 2 कॉन्सेप्ट को समझते हो। एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, थोड़ा सा एम आई ऑडिबल नाउ? देखो, 2 तरीके का यूटिलिटी होता है। एक होता है टोटल और एक होता है मार्जिनल। अब ये जो दोनों है ना यूटिलिटी, ये आपको मैं ऐसे ही मीनिंग से समझा दूंगी ना तो आपको नहीं समझेगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक ग्राफ एंड टेबल से समझेंगे। तो आज मैं पहले आपको कराने वाली हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। सो अब हम अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। अभी हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए। मैं आपको इस रिलेशनशिप के साथ साथ टीयू और एमयू होता क्या है वो भी सिखाऊंगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी टीयू और एमयू को एक टेबल से समझते हैं। ठीक है, मैं आपको करा रही हूं, अपना आंसर है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। सबसे पहले टीयू और एमयू का फुल फॉर्म क्या है? टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, ओके, एंड एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। चलो वापस रिपीट करते हैं।
TU का मतलब क्या होता है? मतलब मैंने आपको अभी सिर्फ फुल फॉर्म बता रही हूँ, इसका मीनिंग मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट के साथ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? TU का फुल फॉर्म है टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल का फुल फॉर्म है, MU का फुल फॉर्म है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक 3 कॉलम्स बना रही हूँ. लेट्स अज्यूम अबाउट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ चॉकलेट्स. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ चॉकलेट्स. आई होप आप सबको मेरी आवाज एकदम अच्छे से आ रही है, और स्क्रीन पे जो मैं लिख रही हूँ वो भी आपको एकदम प्रॉपरली दिख रहा है. ओके, तो अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, दिख रहा है, तो आप थम्स अप कर सकते हैं, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप सब है लेक्चर में, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनाया है नंबर ऑफ चॉकलेट्स का, ठीक है? सेकेंड कॉलम मैं यहाँ पे बना रही हूँ TU का. एंड व्हाट इज TU? टोटल यूटिलिटी. एंड थर्ड कॉलम में बना रही हूं MU का. MU क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? अब अज्यूम करो चॉकलेट्स के बारे में, जो भी जो भी आपका फेवरेट चॉकलेट है ना, उसके बारे में अज्यूम करो. चाहे आपको 5 स्टार पसंद है, किटकैट पसंद है, डेयरी मिल्क पसंद है, जो भी चॉकलेट पसंद है फटाफट आप कमेंट में डाल सकते हैं. और वो अज्यूम करे कि आप वो चॉकलेट बहुत टाइम के बाद कंज्यूम कर रहे हैं. अराउंड 1 मंथ के बाद आप अपना फेवरेट चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चॉकलेट्स को नंबर दे रही हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट चॉकलेट, ठीक है? नेक्स्ट, यस, किटकैट, डेयरी मिल्क सबके चॉकलेट्स के फेवरेट आ रहे हैं, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है. 5 स्टार. ओके, फर्स्ट चॉकलेट, सेकेंड चॉकलेट, थर्ड चॉकलेट, फोर्थ चॉकलेट, फिफ्थ चॉकलेट एंड सिक्स्थ चॉकलेट. ये मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकली लिखा है, ओके, कि ये फर्स्ट चॉकलेट है. अब अज्यूम करो, ठीक है, जैसे हमने सीखा था कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना इज हाइपोथेटिकल, ठीक है? तो मैं चॉकलेट को नंबरिंग दे रही हूँ. जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे ये खा के 5% का सेटिस्फेक्शन मिला, तो वैसे ही हम अभी ये बोल रहे हैं कि जब मैंने फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम किया तो मुझे कितना यूटिल्स मिला. कितना यूटिल्स मिला मतलब उस चॉकलेट को खा के मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ओके? तो हम नंबरिंग देते हैं 10 on 10 के हिसाब से. अब सब लेक्चर में ध्यान से सुनना. समझो फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत टाइम के बाद आपका फेवरेट चॉकलेट खाया, जिसका किटकैट है, जिसको सब पसंद है, ओके? तो उसमें से हम एक ही चॉकलेट फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं. अज्यूम करो, इमेजिन करो कि आप बहुत टाइम के बाद अपना फेवरेट चॉकलेट खा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? यस, कैसा लगेगा जल्दी बताओ. आप बहुत टाइम के बाद अपना फेवरेट चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आप फर्स्ट चॉकलेट खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वाओ कितना टेस्टी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चॉकलेट को नंबर दे दिया, और ये नंबर मैं MU में लिख रही हूँ. MU क्या होता है कि जिसमें आप ये पता लगाते हो कि जब आप ये चीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो मैं यहाँ पे नंबर दे रही हूँ 10, कि फर्स्ट चॉकलेट में मेरे को 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब सबसे बेस्ट, ओके? अब कंटिन्यूसली फर्स्ट चॉकलेट के बाद अभी आप सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम करो, आपने ब्रेक नहीं लिया, आप कंटिन्यूसली अब सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम किए. क्या फर्स्ट चॉकलेट जितना ही आपको अच्छा लगेगा या थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम होगा? थोड़ा तो कम होगा ना, यस और नो? थोड़ा तो आपको लगेगा यार, क्योंकि थोड़ा आपका स्टमक भी फुल हो गया रहेगा. तो लेट्स से सेकेंड चॉकलेट में आपका सेटिस्फेक्शन हो गया 8. सेटिस्फेक्शन देखो अभी धीरे 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 आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. क्योंकि इसमें ना एल्फ्रेड मार्शल जो हमारे मेन जिन्होंने ये सब लॉ दिया है, उन्होंने अज्यूम किया है कि आप जो भी चीज कंज्यूम करोगे उसको कंटिन्यूसली कंज्यूम करोगे विदाउट एनी ब्रेक्स, ठीक है? अभी थर्ड चॉकलेट में आपका हो गया लेट्स से 6, ओके? फोर्थ चॉकलेट में आपका हो गया समझो 2,
5th चॉकलेट में आ गए आप 0 पे। 0 मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 मतलब इस पॉइंट पे आपका मतलब आप एकदम अपने फुल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे पहुंच गए। अब इससे ज्यादा आप और कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम कर भी रहे हो ना, तो वो आप फोर्सफुली कंज्यूम कर रहे हो, और फोर्सफुली को हम क्या बोलेंगे? डिससेटिस्फेक्शन। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव में नंबर लिख देती हूँ। समझ में आया? मतलब किस पॉइंट पे आप बोलोगे कि बस हो गया, इससे ज्यादा हम अभी और कंज्यूम नहीं कर सकते? एट विच पॉइंट? एट 5th चॉकलेट। ऐसे समझो कि आप अपने घर पे खाना खा रहे हो, आपकी मम्मी ने आपको चपाती बना के दिया, आपने पहला चपाती खाया क्योंकि आपको भूख लग रही थी जोर से, तो पहला चपाती आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सेकेंड चपाती में थोड़ा सा आपका सेटिस्फेक्शन कम हुआ, थर्ड में और कम हुआ, फोर्थ तक पहुंचे तो आपने बोला बस अब इससे ज्यादा हम और कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपकी मम्मी ने आपको जबरदस्ती दे दिया चपाती, तो अभी जो आप 4th चपाती या 5th चपाती खाओगे ना, वो आप जबरदस्ती खाओगे। आपका स्टमक फुल हो चुका है, आप क्या बोलोगे? अब मैं ये जबरदस्ती खा रहा हूं। तो वो जो जबरदस्ती का खाना हुआ ना, दैट इज डिस यूटिलिटी। क्या बोलोगे? कि वो चीज पे आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके, सो इससे एमयू का मतलब क्या समझता है? एमयू का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप एक के बाद स्टॉक को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एडिशनल, है ना? एडिशनल कितना कितना आपको मिल रहा है। ओके, आई होप आपको यहां तक समझा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स और एमयू। अब इस एमयू से हम टीयू को कैलकुलेट करेंगे। अभी जिनको मैथ्स आता है, अभी हमें क्या करना है? फटाफट फटाफट सब ऐड करना है। क्या ऐड करोगे? देखो, पहले जो ये 10 है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे 10 लिखना है। टीयू का मतलब क्या होता है पता है? एमयू का टोटल। जब आप सारे एमयू को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? टीयू मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको ये सब ऐड करना है कि पहले आपने ये 10 लिख दिया, अब ये 10 में ये 8 को ऐड करो, कितना हुआ? यस, फटाफट आंसर दो। 18। फिर 18 में ये 6 को ऐड करो, कितना हुआ? यस, जल्दी जल्दी बताओ। 24। अब 24 में ये 2 ऐड करो, कितना हुआ? 26। करेक्ट। 26 में और 0 ऐड करो, कितना हुआ? 26। और 26 में से 2 माइनस करो, कितना हुआ? वापस से 24। अब मुझे बताओ इससे आपको क्या समझ में आता है? ऑब्वियसली बात है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मैथ्स नहीं कर रहे, तो हम ये जो बना रहे हैं ये हम लोग रिलेशनशिप जानने का ट्राई कर रहे हैं। किसका रिलेशनशिप? टीयू और एमयू के बीच का क्या रिलेशनशिप है? ओके, तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है? तो आपको इसमें 3 पॉइंट्स याद रखना है। ये रिलेशनशिप आपको, इसका जो आंसर है ये आपको स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग में आ सकता है, जिसमें आपको रिलेशनशिप बताना है। मैं यहाँ पे अभी 3 पॉइंटर लिख रही हूं, ध्यान देना। पॉइंटर नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1, स्टार्टिंग से ही एमयू अपना क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे? व्हेन एमयू फॉल्स। करेक्ट। लेकिन टीयू तो बढ़ते जा रहा है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो व्हेन एमयू फॉल्स टीयू राइजेस। फर्स्ट सिनेरियो में आपका क्या हो रहा है? एमयू फॉल हो रहा है, टीयू बढ़ते जा रहा है। कब तक बढ़ रहा है टीयू? जब तक एमयू 0 नहीं हो जाता, है ना? तो सेकेंड पॉइंटर आप क्या याद रखोगे? व्हेन एमयू इज 0, मतलब टीयू मैक्सिमम पे पहुंच गया। मतलब इस सिनेरियो में 26 अपना मैक्सिमम नंबर है। ओके, समझ में आ रहा है? इसमें अपना जो 26 है वो मैक्सिमम है, क्योंकि एमयू इस पॉइंट पे क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, एंड फाइनली जैसे ही अपना एमयू 0 पे हो जाता है ना, उसके बाद भी अगर आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो तो एमयू हो जाएगा नेगेटिव। एमयू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स?
नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया मतलब टीयू क्या होने लग गया, फॉल। ठीक है, सो ये है आपके 3 रिलेशनशिप जो बस आपको इसमें याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, MU फॉल्स, TU राइजेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, MU 0, TU हो गया मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 3, MU नेगेटिव हो गया और उसकी वजह से TU क्या हो गया, फॉल। ठीक है, आप लोग चाहिए तो फटाफट ये नोट्स को लिख भी सकते हो। ठीक है, ये 3 पॉइंटर बस आपको इसमें याद रखना है। ये बना दिया हमने टेबल। ठीक है, अब जब इसको टेबल नहीं बोलते, इसको हम बोलेंगे शेड्यूल। ओके, अभी आप 12th में आ गए हो तो इसको हम बोलेंगे शेड्यूल, टेबल नहीं। आप हेडिंग भी क्या लिखोगे, शेड्यूल। अब ये शेड्यूल बनाया और ये शेड्यूल को हमने क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। अब इस शेड्यूल से हम बनाएंगे अपना डायग्राम। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलो बच्चों ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलो साथ साथ में बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये है अपना क्या, y एक्सिस। यस और नो, इसको आप क्या बोलोगे, y एक्सिस। और इधर जो मैं बना रही हूं ये हो गया अपना x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस में हम मेजर करेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट्स। x एक्सिस में बच्चों क्या आएगा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। और y एक्सिस में अभी तक मैंने लॉ स्टार्ट नहीं किया है, ये अभी तक हम सिर्फ रिलेशनशिप सीख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ठीक है, सो y एक्सिस में आप दोनों बनाओगे, MU भी बनाओगे और TU भी बनाओगे, दोनों बनेगा। ठीक है, तो चलो नंबरिंग लिखते हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट्स टेबल से। ठीक है टेबल टेबल में कितने चॉकलेट्स थे, 1 से लेके 6 तक। तो चलो यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, सबको अभी तक समझ रहा है, समझ रहा है तो थम्स अप करो कि अभी जो भी चल रहा है अभी तक सब समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं है अभी तक। ठीक है, सो चलो ये मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिख दिया। अब TU और MU का नंबर लिखते हैं। तो TU और MU के लिए 2 का टेबल यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2, ये 0 हो गया, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, उसके बाद है 22 24 26 अपना लास्ट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। अब देखो, अब आपको अगर दोनों ग्राफ बनाना है तो दोनों साथ में नहीं बनाना है। पहले आप MU और नंबर ऑफ चॉकलेट्स का बनाओगे, फिर इसी में ही TU और नंबर ऑफ चॉकलेट्स का बनाओगे। ठीक है, टेबल में जैसे जैसे पॉइंट्स, चलो टेबल पे आते हैं। टेबल में क्या क्या नंबर थे देखो, फर्स्ट चॉकलेट में कितना है 10, सेकेंड चॉकलेट में कितना है 8। तो यही नंबर्स हमें बस ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना है। तो चलो प्लॉट करते हैं। ये आपका फर्स्ट चॉकलेट है, फर्स्ट चॉकलेट में कितना है 10, तो यहाँ पे मैं डॉट कर देती हूँ। ठीक है, सेकेंड चॉकलेट में कितना हो गया 8। ठीक है, थर्ड चॉकलेट में कितना हो गया था, यस बच्चों देखो टेबल में देखो, थर्ड चॉकलेट में कितना हो गया 6। ये नंबर मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल यूज किया है, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पे आ गया 6, फिर फोर्थ पे आएगा 2 बराबर, फिफ्थ पे क्या आया 0, मतलब ऑन द लाइन आप डॉट करोगे। अब यहाँ पे एक मैंने चीज नहीं बनाई है, एक -2 का भी बनेगा। समझा बच्चों, यहाँ पे ना -2 का भी आप बनाओगे। जस्ट अ सेकेंड,
तो यहाँ पे मैं एक -2 भी लिख देती हूँ क्योंकि नेगेटिव में भी जा रहा है, ठीक है। तो अपना जो 6 चॉकलेट है वो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लाइन क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा कर्व बना, दिस इज माय MU कर्व। MU कर्व क्या हो रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड, रीचेस टू 0, और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप बोलोगे डिस यूटिलिटी। क्या बोलोगे आप लोग इसको, डिस यूटिलिटी। मैं यहाँ पे फ्री हैंड कर रही हूँ, आप लोगों को स्केल से बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम देना नहीं है, आप लोगों को एग्जाम देना है, तो आप लोगों को प्रॉपरली नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, स्केल से विथ पेंसिल, ठीक है, नॉट विथ पेन। ओके, तो चलो ये मैंने बना दिया MU। अब बनाते हैं TU, ठीक है। TU के नंबर्स देखो क्या क्या है, 10, 18, 24, फिर 26, फिर वापस से क्या हो गया 24, ठीक है। तो चलो वापस से फर्स्ट चॉकलेट में वापस कितना है 10। 10 के बाद कितना हो गया बच्चों, देखो 10 के बाद कितना हुआ था 18। तो चलो सेकेंड चॉकलेट पे 18 को प्लॉट करो, ठीक है। फिर थर्ड चॉकलेट में, यस इसमें दोनों आएगा क्योंकि ये हम लोग रिलेशनशिप सीख रहे हैं, ये लॉ नहीं बना रहे, अभी तक लॉ स्टार्ट नहीं किया है। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। जैसे ही आपको रिलेशनशिप आ जाएगा ना समझ में, तो लॉ आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी, ठीक है। तो चलो, तो सेकेंड चॉकलेट का 18 हो गया, थर्ड चॉकलेट में नंबर क्या है बच्चों 24 है, तो थर्ड चॉकलेट में आपको यहाँ पे बनाना है 24 पे पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ चॉकलेट और फिफ्थ में 26 और 26 है, तो चलो फोर्थ में भी आपका 26 है और फिफ्थ में भी 26 है, ठीक है। ओके, और लास्ट में आपका वापस से नीचे गिर के 24 हो गया है, तो वापस से 6 चॉकलेट में ये कितना हो गया 26 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो चलो अभी ज्वाइन करते हैं, 10 से इधर गया, फिर इधर गया, थोड़ा मेरे लाइन टेढ़े मेढ़े बन रहे बिकॉज मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, ठीक है। ये और ऊपर गया, यहाँ पे ये मैक्सिमम पे पहुंच गया बच्चों, देखो ये पॉइंट अपना क्या है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब इस पॉइंट पे आप देखोगे ना तो आपका MU क्या है 0 है, थोड़ा टेढ़ा बना है लाइन, कि थोड़ा सा स्केल से आप देखोगे ना तो स्ट्रेट बनेगा, एकदम एकदम स्ट्रेट, ये 0 पे जाएगा और फिर ये नीचे क्या हुआ फॉल हुआ। ये है आपका TU कर्व, ओके। तो ऐसे, हाँ परफेक्ट, वेरी गुड संजना, इसमें अपन इसको क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ सैटिटी, ओके। अब इस ग्राफ को बना के आपको एक्सप्लेन करना है लिख के। अब एक्सप्लेन कैसे करोगे वो भी सुन लो, पहले आप लिखोगे इन द अबव डायग्राम, सुन लो, हाँ, इन द अबव डायग्राम x एक्सिस represents number of chocolates, correct, y एक्सिस represents MU and TU, बराबर, यस और नो, यहां तक समझ रहे हैं। डायग्राम का फर्स्ट डायग्राम बना के फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इन द अबव डायग्राम x एक्सिस represents number of chocolates, y एक्सिस represents MU and TU। आप लिख भी सकते हो ये सब, ये ऐसे आपको लिखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आपको अभी नंबर के बारे में कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है कि ये कर्व का स्लोप क्या है। तो आप अगर देखोगे MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड या अपवर्ड, तो जल्दी आंसर दो, MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड या अपवर्ड, यस MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यस। तो MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। TU कर्व क्या हो रहा है, TU कर्व पहले ऊपर जा रहा है, तो कैसे लिखोगे, TU कर्व स्लोप्स अपवर्ड, रीचेज मैक्सिमम एंड देन फॉल्स। समझ में आ रहा है, ओके। सो इससे क्या समझ में आता है
कि व्हेन mu falls tu rises, mu is 0, tu is maximum, when mu is negative tu starts falling. ओके इसमें आपको DMU के बारे में नहीं बताना है, बिकॉज ये हम सिर्फ रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं. अगर आपको ये आंसर आया भी तो देखो किस किस में आ सकता है. ये वाला आंसर या तो 4 मार्क के आपके ब्रीफ में आ जाएगा, या तो अग्री और डिसअग्री में ऐसा पूछ सकते हैं कि MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, या फिर स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग के कॉन्सेप्ट में ये आ सकता है. ओके तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. अगर आपको रिलेशनशिप समझ गया होगा तो अभी लॉ ऑफ DMU करना इज वेरी इजी. आपका विद इन 30 मिनट्स में पूरा लॉ आपको समझ में आ जाएगा कि लॉ होता क्या है. ओके आपको बस ये लेक्चर एकदम अच्छे से विद कॉन्सेंट्रेशन सीखना है. यस मंथन 21 सेट इज ऑल्सो ओके, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है सो आई सजेस्ट यू कि एक बार आप स्मार्ट नोट्स देख लो, क्योंकि उसमें ना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएगा. क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. एटलीस्ट 1 से लेके 5th चैप्टर तक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. 6 से 10 के लिए आप जितना टेक्सचुअल में है उतना भी पढ़ोगे तो चलेगा. ओके आई होप आपको यहाँ तक समझ रहा है. नहीं फर्स्ट चैप्टर हुआ नहीं है, आज हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें मैंने आपका आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है, बिकॉज सेकेंड चैप्टर ज्यादा उसमें ग्राफ एंड डायग्राम थे, सो मैंने पहले सेकेंड चैप्टर आपका स्टार्ट किया. ओके आई होप आपको ये वाला आंसर समझा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. अगर किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको किसी को भी कुछ नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो हम अपने लॉ के आंसर से आगे अपना आंसर को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है ओके और ये आंसर को लिखना कैसे है, देखो अगर आपको क्वेश्चन आया रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU तो ये लिखोगे कैसे. पहले आप लिखोगे TU का मीनिंग, MU का मीनिंग. सुन लो हाँ अच्छे से, TU का मीनिंग, MU का मीनिंग. फिर बनाओगे टेबल शेड्यूल, हाँ फिर उसको करोगे एक्सप्लेन. ठीक है फिर एक्सप्लेन करने के बाद फिर बनाओगे ग्राफ, और ग्राफ को करोगे एक्सप्लेन. ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ. इस चैप्टर में से आपको पढ़ना है फीचर्स, टाइप्स, रिलेशनशिप और ये लॉ ऑफ DMU. बस ये चैप्टर में आप इतना भी कर लोगे तो काफी है. ओके और मैं वापस बता रही हूँ, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप और लॉ, इतना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है. ठीक है ओके बाकी जो क्रिटिसिजम्स है वो अगर समझो आपका पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ के हो जाता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो. ठीक है सो आगे अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमारा रिलेशनशिप हो गया. अगर आपको अभी रिलेशनशिप समझ गया है सो अब हम अपने टेक्स्ट बुक पे आते हैं. ठीक है तो चलो टेक्स्ट बुक में मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ. ये आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में, कॉन्सेप्ट्स, जिसमें यहाँ पे TU और MU के बारे में इसका मीनिंग दिया हुआ है. ठीक है और मीनिंग के नीचे आप देखोगे तो ये देखो, ये रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU जो हमने अभी जस्ट खत्म किया है. ओके ग्राफ में आपको वापस बता देती हूँ. देखो ग्राफ कैसे बनाया गया है. ग्राफ आपको टेबल रेफर करके बनाना है. ठीक है अब वो टेबल से कैसे बनाया गया है, देखो पहले मैंने MU को नंबर ऑफ चॉकलेट्स के साथ बनाया है. कैसे, जैसे फर्स्ट चॉकलेट का 10 है, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 0 है ना, फिर बाद में -2. यस समझा. तो ये आपका MU और नंबर ऑफ चॉकलेट्स का ग्राफ हो गया. फिर वैसे ही TU और नंबर ऑफ चॉकलेट्स बनाना है. और ये नंबरिंग मैंने कहाँ से लिया है, ये जो नंबर है ना ये मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल नंबर्स यूज किए हैं. आपकी मर्जी है, आप इस नंबर की जगह पे कोई और नंबर भी ले सकते हैं. ठीक है ओके और ये फिर ग्राफ को बनाया गया है, प्लॉट्स किए हैं बस पॉइंट हमने. ठीक है आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्राफ को तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा. ठीक है सो चलो. सो ये आपका
देखो ये आपका टेबल हो गया, ये टेबल को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये देखो ये ग्राफ बनाया है, सेम ग्राफ है जो हमने अभी सीखा है, बस नंबर का फर्क है। ठीक है, बस यहाँ पे नंबर अलग है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर से बना सकते हो, बस रिलेशनशिप को चेंज मत करना। हाँ, जिसमें आपको फॉलिंग दिखाना है आपको फॉलिंग दिखाना होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा हमने जो किया है। हमने अभी तक रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू कर लिया। ठीक है, सो चलो आज का हमारा लास्ट आंसर है लॉ ऑफ डी एम यू। ओके, लॉ ऑफ डी एम यू, ये आपको 8 मार्क के लिए आपके बोर्ड्स में आ सकता है। कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए। ओके, ठीक है, सो चलो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, 8 मार्क्स का आंसर है लॉ। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि लॉ को लिखते कैसे हैं, लॉ का फॉर्मेट कैसा होता है, सीक्वेंस क्या होता है लॉ का। ठीक है, तो देखो लॉ को लिखा कैसे जाता है, ध्यान से समझना, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपको ग्रुप में जो आप ये वीडियो आप वापस रिपीट करके भी देख सकते हो, तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। आप रिकॉर्ड कर लो ये लेक्चर, तो आप फिर क्या होगा ना, जो भी ग्राफ मैं आपको सिखा रही हूँ तो आप उसको रिपीटेटिवली देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी यस 8 मार्क्स का लॉ है। यस, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है टी यू और एम यू का, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अभी लॉ को लिखना कैसे है। सबसे पहले कोई भी आंसर स्टार्ट करने का मीनिंग से, हमेशा याद रखना, सबसे पहले जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो आपको मीनिंग से स्टार्ट करना है। किसका मीनिंग लिखोगे आप? यूटिलिटी का। वॉल सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, हम लॉ कर रहे हैं। मीनिंग के बाद दूसरा आप इसमें लिखोगे स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखना है, जो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है ना, एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि स्टेटमेंट क्या है। ओके, सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया किसने है, तो नाम याद रखना है। स्टेटमेंट दिया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। स्टेटमेंट किसने दिया है बच्चों? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। तो स्टेटमेंट को स्टार्ट कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट, द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट। मीनिंग एंड इंट्रो सेम नहीं होता है। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा ना एल्फ्रेड मार्शल के बुक के बारे में भी लिखना पड़ता है, तो आप अगर इंट्रो नहीं लिख के सिर्फ मीनिंग भी लिखोगे ना तो चलेगा, लेकिन अगर आपको इंट्रो लिखना है तो इंट्रो भी लिखो, लेकिन फिर उसके बाद आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, सो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? सेम जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है ना, आपको एग्जैक्टली वही वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट। अभी स्टेट्स दैट के बाद आपको लिखना है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये एल्फ्रेड मार्शल ने हर एक लॉ में अज्यूम किया है कि उसके थिंकिंग के बियॉन्ड कोई भी चीज रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल को हम बोलते हैं सीट्रस पेरिबस, ये याद रखना बच्चों। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल को बोलते हैं सीट्रस पेरिबस। ठीक है, यस, फर्स्ट चैप्टर में भी आप वैसे कर सकते हो, पहले मीनिंग लिखो एंड देन आप आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, फिर बाद में आपको वो स्टेटमेंट लिखना है डीएमयू का। चलो, अब डीएमयू का फुल फॉर्म क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या फुल फॉर्म है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि एमयू आपका क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। कैसे? मैंने अभी आपको रिलेशनशिप में जस्ट अभी सिखाया है, तो आपको वो समझने का भी जरूरत ही नहीं है। अभी अभी हमने सीखा कि एमयू आपका क्या होते जा रहा है? फॉल होते जा रहा है। मतलब एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से
एल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करता है कि जैसे जैसे आप कोई चीज को कंज्यूम करते हो कंटिन्यूसली, तो वो चीज को लेके आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती रहती है, वो डिमिनिश होती रहती है, वो कम होती रहती है। मतलब आपके स्टॉक तो बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, लेकिन जैसे जैसे आप स्टॉक कंज्यूम कर रहे हो वैसे वैसे उस चीज को लेके आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये ऐसा एल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट है। रियल लाइफ में बच्चों ऐसा नहीं होता है, जो हम आगे सीखेंगे कि एवरी टाइम आपको कोई चीज आप जब करते हो तो जरूरी नहीं है आपको लॉ ऑफ डीएमयू का मीनिंग नहीं लिखना है, आपको यूटिलिटी का मीनिंग लिखना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये यूटिलिटी एनालिसिस है। डीएमयू का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, डीएमयू का स्टेटमेंट है जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। ठीक है, ओके। सो आपने स्टेटमेंट पढ़, समझ में आया। स्टेटमेंट के बाद आप लिखोगे अजम्पशंस। अजम्पशंस मैं अभी आपको करवाऊंगी। ठीक है, अजम्पशंस के बाद हम बनाएंगे शेड्यूल विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है रोहित, मैंने जस्ट इसमें एक लाइन ऐसे लिखा है, हम टेक्स्ट बुक में अभी हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, शेड्यूल के बाद हम बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन लास्ट में हम लिखेंगे एक्सेप्शंस। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन लिखेंगे। तो अब हम लोग इस लॉ के स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको पेज नंबर मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, ये आपका लॉ ऑफ डीएमयू है। दिस इज योर लॉ ऑफ डीएमयू। यहाँ पे इस लॉ का है ना इंट्रोडक्शन दिया है, आप देख सकते हो, ये लॉ का इंट्रोडक्शन है। तो आपको अगर मीनिंग नहीं लिखना है, इंट्रो लिखना है, तो आप ये इंट्रो पढ़ सकते हो। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट की जगह पे आप बीइंग इक्वल भी लिखोगे तो दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो ये स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखना है। क्या लिखा है देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, other things remaining constant, okay, the additional benefit, ये exactly ऐसा ही लिखना है आपको, the additional benefit which the person derive, okay, from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे जैसे आपके स्टॉक बढ़ते रहते हैं और वो स्टॉक को कंज्यूम करके आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, तो वो चीज को लेके आपकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें आपको टीयू के बारे में कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसमें एमयू एक्सप्लेन करना है। ओके बच्चों, आपको इसमें सिर्फ क्या एक्सप्लेन करना है कि एमयू का क्या हो रहा है, टीयू के बारे में इस लॉ में आपको कुछ नहीं बताना है। ठीक है, आई होप आप सब हो मेरे साथ और आपको समझ रहा है अभी तक हमने जो जो किया है। ओके, जिसको भी समझ गया है थम्स अप कर दो, और जो लोग एक्टिवली देख रहे हैं लेक्चर सब लोग फटाफट थम्स अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओके लॉ का मीनिंग हो गया, लाइक इंट्रोडक्शन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ओके, अब हम आते हैं अजम्पशंस पे। ठीक है, अभी एल्फ्रेड मार्शल है तो वो कोई भी लॉ जब बनाता है तो उसमें वो अपने अजम्पशंस भी डालता है। अजम्पशन के बिना ना ये लॉ इनकम्प्लीट है, क्योंकि रियल लाइफ में मैं आपको बताती हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी चीज कंज्यूम करो तो हर एक चीज में आपको जो उससे मिल रहा है यूटिलिटी वो कम ही होगा, वो मैं आपको रीजन भी दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अजम्पशंस पे। अजम्पशन का मतलब होता है कि लॉ को प्रूफ करने के लिए एल्फ्रेड मार्शल ने अपने कुछ मन से ही ऐसे ही अज्यूम कर लिया है। ये उसका अजम्पशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो इसके अजम्पशंस पे आते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन है इसका रैशनैलिटी।
रैशनैलिटी का मतलब होता है लॉजिकली सोचना। ओके, रैशनल जब हम वर्ड का यूज करते हैं ना, रैशनल, उसका मतलब होता है कि आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो। तो एल्फ्रेड मार्शल ये बोलता है कि हर एक कंज्यूमर कभी भी किसी भी चीज को कंज्यूम करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहता है कि मुझे इस चीज से वांट को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, और मुझे ये चीज से कितना यूटिलिटी मिल रहा है, उसको बोलते हैं रैशनलिटी। परफेक्ट संजना, लॉजिकल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मतलब क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये अजम्पशन है, लेकिन देखो रियल में हम कभी भी हमेशा लॉजिकली नहीं सोचते, कभी कभी हम इमोशनली भी सोचते हैं। ओके, विवेकशीलता, वाओ, नाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने ये अज्यूम किया है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर्स मतलब जब हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग देते हैं। रियल लाइफ में हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग नहीं दे सकते, बट इसमें हमने अज्यूम किया है कि यूटिलिटी को हम क्या दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट। ओके, थर्ड असम्पशन है होमोजेनिटी। किसी को पता है होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर। व्हाट इज होमोजेनिटी? आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर। जब कोई दो चीज एक दूसरे के साथ एकदम सेम है, एकदम आइडेंटिकल है, उसको हम होमोजेनिटी बोलते हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल ये बोलता है कि जब आप कोई एक चीज कंज्यूम कर रहे हो ना, तो लाइन बाय लाइन वो चीज को जब कंज्यूम कर रहे हो तो वो एकदम सेम है। मतलब आप अगर चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हो तो आप वो सेम चॉकलेट कंटिन्यूसली कंज्यूम करोगे। आप अगर कोई बिस्किट खा रहे हो तो सेम बिस्किट आप कंटिन्यूसली खाओगे। ओके, यूनिट्स भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम रहेगा। परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूटी। एक और अजम्पशन है कि आप जो भी चीज कंज्यूम करोगे उसको आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करोगे विदाउट एनी ब्रेक्स। आप ब्रेक ही नहीं लोगे। विदाउट एनी ब्रेक आपको बस वो चीज को खाना है और खत्म करना है। ये उसने अज्यूम किया है, इसलिए लोग बोर हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, आप अगर कोई चीज कंटिन्यूसली 1 घंटा 2 घंटा करोगे तो आप थोड़े से उस चीज को लेके क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है रीजनेबिलिटी। ओके, शॉर्टकट कोड मैं आपको दूंगी, लेकिन आपके लिए पहले एक होमवर्क रहेगा कि आज मैं जो भी ये पढ़ाऊंगी आपको खुद से क्रिएट करना है शॉर्टकट कोड। पहले मैं आप लोगों को मौका दूंगी, स्टूडेंट्स को मौका दूंगी कि आप खुद बना के लाओ स्मार्ट कोड। देखते आप अपना कितना क्रिएटिविटी यूज करते हो। ठीक है, और फिर भी आपसे नहीं हुआ तब तो मैं हुई आपको स्मार्ट कोड देने के लिए। ठीक है, तो आज आप, ओके, नो, अजम्पशंस आपको सारे नहीं लिखने हैं, मैं आपको वही बता रही थी। मैं आपको एक्सप्लेन सब कर रही हूँ, बट आपको सब सारे अजम्पशंस नहीं लिखने हैं। ओनली यू हैव टू राइट 4 assumptions, दैट इज इनफ। 4 to 5 भी लिखोगे ना काफी है। अजम्पशंस में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना। 4 to 5 assumptions लिखोगे, दैट इज इनफ। ठीक है, डॉक्टर HSC, वाओ, शुभम ने बहुत अच्छा स्मार्ट कोड दिया है। डॉक्टर HSC, ये अजम्पशन का है, तो ये आप रेफर कर सकते हो। देखा, निकल रही है ना क्रिएटिविटी। आप लोगों को स्मार्ट कोड के लिए मेरी जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही अच्छा अच्छा बना रहे हो। ठीक है, तो चलो डॉक्टर HSC करके आप इसमें यूज कर सकते हो। D फॉर डिविजिबिलिटी, H फॉर होमोजेनिटी, R फॉर रीजनेबिलिटी, S फॉर, व्हाट इज S फॉर, C फॉर कंटिन्यूटी, S से क्या आएगा, यस, एनीवन, बताओ बताओ जल्दी। सिंगल वांट, है ना? तो ये आप अपने स्मार्ट कोड जो ग्रुप में दिया है वो आप देख सकते हो और उसी से ही आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप अपना क्रिएटिविटी यूज करो और ऐसे स्मार्ट कोड दो। तो जो भी जिन्होंने भी स्मार्ट कोड दिया है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा स्मार्ट कोड बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशन है। कंटिन्यूटी मतलब आप कंटिन्यूसली उस चीज को क्या करोगे, कंज्यूम करोगे विदाउट एनी ब्रेक्स। ठीक है, उसके बाद है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो भी कंज्यूम करोगे ना, उसका साइज ना तो ज्यादा बड़ा होगा ना तो छोटा होगा, उसका साइज एकदम रीजनेबल होगा। अभी तो कुछ भी अजम्पशन है। ओके, रीजनेबल साइज करके कुछ नहीं होता है।
कोई कोई चीज बहुत ज्यादा लार्ज भी होती है, कोई कोई चीज स्मॉल भी होती है, लेकिन इसने सिर्फ अज्यूम किया है ऐसा। तो ये अजम्पशन पे ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, ये सिर्फ एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ को प्रूव करने के लिए अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। आप कुछ भी कंज्यूम करोगे उसको डिवाइड करोगे पार्ट्स में। मतलब आपके पास 10 चॉकलेट है तो आप पहले फर्स्ट खाओगे, फिर सेकंड खाओगे, फिर थर्ड खाओगे, फिर फोर्थ खाओगे। ऐसे करके आप अपने गुड्स को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंगल वांट। एक टाइम पे आप एक ही वांट पे फोकस करोगे। समझ में आ रहा है? एक टाइम पे आप क्या करोगे, एक ही वांट पे फोकस करोगे। सो ये आपके कुछ अजम्पशंस हैं जिसपे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये आपको सोच के ही लगेगा कि यार ये क्या बताया है, रियल लाइफ में ये सब थोड़ी होता है। बट वही है ना, बुक में दिया है, एल्फ्रेड मार्शल का लॉ सक्सेसफुल हुआ, पॉपुलराइज हुआ, इसके लिए इसको हमने पढ़ रहे हैं। तो इसमें टोटल 8 अजम्पशंस है, आपको 8 के 8 नहीं पढ़ने हैं। आप 4 to 5 भी पढ़ोगे ना, दैट इज इनफ। अजम्पशन ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। अजम्पशन 4 to 5 भी लिख के आते हो, पढ़ लो के इनफ है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझा होगा। सो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल ये कुछ अजम्पशंस है। तो अपना मीनिंग हो गया, अपना स्टेटमेंट हो गया, अपना अजम्पशंस हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे अपने टेबल और ग्राफ में। अब टेबल और ग्राफ में ये सबसे सिंपल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप वाला आंसर पढ़ लिया है, बराबर। तो अभी आपको इसमें क्या करना है, देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको टेबल बनाया ना, सेम टेबल बनाना है, बस आपको इसमें टीयू नहीं बनाना है, बिकॉज हम सिर्फ लॉ ऑफ डीएमयू कर रहे हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ये स्केड्यूल में जो आपको बनाना है लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है, इसमें आपको फिर टीयू नहीं बनाना है। आपके जो आप स्केड्यूल बनाओगे उसमें आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड सिर्फ एमयू, सेम नंबर यूज करना है, सेम एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बस आपको टीयू को मेंशन नहीं करना है। आप क्या लिखोगे इसमें कि देखो, एक्सप्लेनेशन सुनो मैं कैसे बोल रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, when first chocolate is consumed, mu is 10. Okay, when second chocolate is consumed, mu falls from 10 to 8, and this goes on. ठीक है, this results in diminishing marginal utility. mu falls, becomes 0 and then negative. ठीक है, सिंपल है एकदम। अगर रिलेशनशिप आ गया तो ये सेम आप बना सकते हो, बस आपको टीयू को नहीं रिफर करना है। आई होप आपको यहां तक समझ रहा है स्टूडेंट्स। यस, सबका आना चाहिए। यस, ओके, एकदम कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये आता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपना शेड्यूल हो गया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब अब आप इसका ग्राफ भी बनाओगे तो ग्राफ में भी सेम टीयू का ग्राफ नहीं बनेगा। टीयू अभी ये जो पूरा जो हमने ये ऊपर बनाया ना, ये सब अभी कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ अभी ये एमयू बनाना है। आप सिर्फ क्या बनाओगे, सिर्फ ये एमयू बनाओगे। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमने बनाया था ना, ये अभी आपको कुछ नहीं बनाना है। ये सब आपको, ये आपका सिर्फ एमयू का ग्राफ आपका बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टीयू के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, मराठी में जो भी है, तो मैं आपको जो भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई होप आपको वो समझ रहा होगा। फिर जो भी आपके बुक का नोट्स रहेगा वो फिर आप उसको मराठी में पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। सो अभी जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें इतना 26 तक नंबर मत लिखना। हाँ, आपको सिर्फ इसको फिर 2 से लेके 10 तक ही लिखना है। ये सारे नंबर्स आपको फिर नहीं लिखना है। आप लॉ में ये कोई भी नंबर्स नहीं बनाओगे, सिर्फ ये 0 -2 से लेके 10 तक बनेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एमयू बनेगा। और ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करोगे, वापस से इन दी अबव डायग्राम, एक्स एक्सिस represents number of chocolates, y एक्सिस represents mu. ओके, फिर क्या करोगे, mu curve slopes downward from left to right. This shows that mu is 0 when it reaches to point of satisfaction and then it is negative. That means disutility. ठीक है, सो यहाँ पे आपका शेड्यूल हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, डायग्राम हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है,
अभी आते हैं आपके लास्ट कॉन्सेप्ट पे, फिर आपका चैप्टर ही खत्म, फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यस, डिसरेटिव बिकम्स नेगेटिव, वेरी गुड संजना। ओके, तो चलो अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ऑब्वियसली बात है, जब कोई भी अपना लॉ देता है ना, तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो वैसे ही जब ये लॉ निकाला गया था, तो साथ में ये भी आया था कि ये लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि जिसमें लॉ अप्लाई नहीं होता, बराबर। क्योंकि ये लॉ हमें क्या बोल रहा है, देखो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ये लॉ हमें बोलना क्या चाहता है। लॉ हमें ये बोल रहा है कि जब भी आप कोई भी चीज को कंज्यूम करोगे ना, आपका सेटिस्फेक्शन वो चीज को लेके कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम होता जाएगा। बट एक्सेप्शन हमें ये बोलता है कि कभी कभी आप कोई ऐसी चीज कंज्यूम करते हो, तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, उल्टा वो बढ़ते रहता है। अब वही एक्सेप्शन के पॉइंट्स हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, हम लोगों का सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो ये 10 मिनट्स में अपना कंप्लीट हो जाएगा, अपना चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो चलो एक्सेप्शंस पे आते हैं अभी। यस, आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सेप्शंस है वही मैं आपको रेफर करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास सबके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया, देखो इसका एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शन है हॉबी। ओके, मुझे बताओ, बहुत लोगों को कुछ ना कुछ हॉबी होता है। किसी को डांस करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को सोना पसंद है, ऐसे ही कि सोते रहो पूरा दिन, सिर्फ आराम करो, है ना। तो ये सब क्या है, ये है आपकी हॉबी। तो आप लोग मुझे बताओ सिंपल से लैंग्वेज में कि आप अगर अपना कोई हॉबी कर रहे हो, तो क्या आप वो चीज से बोर होगे? और ऑब्वियसली बात है, आप वो चीज को कंटिन्यूसली तो करोगे नहीं। यस, राइटिंग है किसी का, तो ऑब्वियसली बात है, आप जब जब वो चीज को करोगे, तो क्या आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा? उल्टा आपको और ज्यादा उससे डोपामिन मिलेगा। डोपामिन मतलब आपको और ज्यादा उससे लगेगा कि और वो चीज करे, और उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करे, है ना। यस, स्टैम्प कलेक्शन है, फिर यहाँ पे किसका, संस्कृति का स्लीपिंग, लाइक सोते रहो। तो आप जितना ये सब करते रहोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ये एक्सेप्शन में आ गया कि आप कोई भी अपना हॉबी जब परफॉर्म करते हो, तो वो हॉबी से आपका कभी भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, वो बढ़ते रहता है, ठीक है। यस, परफेक्ट कोमल, क्योंकि वो आपका पैशन होता है, आप वो चीज को बहुत पैशनेटली करते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका जो है वो है माइजर। किसी को पता है माइजर का मतलब क्या होता है? माइजर मतलब कंजूस। माइजर मतलब कौन? कंजूस। चलो, आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन तो होगा जो कंजूस होगा, या आप में से कोई एक कंजूस भी हो सकता है, ओके। तो कंजूस आदमी को क्या पसंद है? कंजूस आदमी को क्या पसंद है कि कैसे ना कैसे करके उसके पैसे बचे, है ना। तो जितने बार भी उसका पैसा किधर ना किधर से बचेगा ना, उल्टा उसको अच्छा लगेगा, उसका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, उसको उल्टा अच्छा लगेगा कि उसका पैसा चलो बच रहा है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टेशन से घर पे जाना है ना। आप ऑटो के जगह पे आपने वॉकिंग जा रहे हो, आपके पैसे बच गए, तो आपको खुशी होगा, अरे वाह मैंने इतना पैसा बचा लिया। समझ में आ रहा है? तो कंजूस आदमी के लिए जितना ज्यादा आप पैसे सेव करोगे, सेव करोगे, सेव करोगे, उतना ज्यादा उसको क्या मिलने वाला है? सेटिस्फेक्शन, ठीक है। माइजर के बाद थर्ड एक्सेप्शन है एडिक्शन। जब आपको किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है, एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, अल्कोहल का, सिगरेट का, किसी को चाय का एडिक्शन होता है, किसी को कॉफी का एडिक्शन होता है। तो जब आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, तो आप वो चीज को जितना भी कंज्यूम करते हो, जितना भी वो चीज करते हो ना, आपका कभी भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, वो बढ़ते ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो एडिक्शन से भी आपका जो यूटिलिटी है वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता है, ओके। एडिक्शन के बाद नेक्स्ट है पावर। जब किसी के पास हाथ में पावर आ जाता है कि आप, मैं ही राजा, है ना, मेरे पास पावर है, तो पावर जितना मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा लगता है। पहले के टाइम पे क्यों राजा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे? बिकॉज उनको चाहिए था पावर।
ताकि सब लोग उनके अंडर कंट्रोल में रहे। तो जितना ज्यादा आपको पावर मिलेगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगी, खुशी, उतना ज्यादा आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, है ना। और लास्ट एक्सेप्शन जो सबका फेवरेट होता है, मनी। पैसा जितना पॉकेट भरा हुआ रहे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। खाली पॉकेट किसी को पसंद है क्या, या खाली वॉलेट किसी को पसंद है क्या। उल्टा आप जितना पैसे कमाते रहोगे उतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ेगा, वो कभी कम नहीं होने वाला है ना। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जिसमें लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। ओके, यस, मनी इज इंपॉर्टेंट। पावर और मनी दोनों को मिला दो तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ओके, पेज नंबर 14-15 वाला जो है ना बच्चों, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये आपको कब पढ़ना है मालूम है, जब आपका इको पूरा पढ़ के हो जाएगा, फिर आपको लग रहा है कि चलो टाइम है, तब ये सब पढ़ लेने का। नहीं तो ये सब पे फिलहाल इतना ध्यान मत दो। पहले फिलहाल ये जो मैंने आंसर्स कराए हैं उस पे आप ध्यान दो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा यूटिलिटी एनालिसिस खत्म होता है बच्चों। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में कर सकते हो। ये लेक्चर वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप आगे जाके आपको ये वापस अगर रेफर करना हो तो आप रेफर कर सकते हो। आई होप आज का सेशन आपको समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।